हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं CTET से संबंधित बाल मनोविज्ञान के 100 प्रश्नों को लाया हूं दोस्तों। ये एक पहला एपिसोड है दोस्तों। मैं 10 एपिसोड में 1000 प्रश्नों को आप लोग के सामने लाएंगे, जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित रोचक प्रश्न होंगे, जो CTET दिसंबर 2022 में होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यह कथन किसके द्वारा दी गई है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ के द्वारा दी गई है कि स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोगी है। अगला सवाल है कि प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक जो है प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है कि लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। अगला सवाल है दोस्तों कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरलॉक ने कहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एबिंगहॉस ने इसका प्रयोग किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि सृजनशीलता की पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित अपने विद्यार्थियों को हमेशा रखना चाहिए। अगला सवाल है कि सीखने के सिद्धांत जो केवल अलौकिक व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनवादी उपागम माना जाता है। अगला सवाल है कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है, तो सुगम कार्यता होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता का होना होता है। अगला सवाल है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और गति। अगला सवाल है कि किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जो है दोस्तों मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। अगला सवाल है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। अगला सवाल है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो दोस्तों अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। अगला सवाल है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस के द्वारा कहा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिरजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक विकास का एक भाग्य है। अगला सवाल है कि प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो विचारात्मक प्रक्रिया ये सब है। अगला सवाल है कि छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला सवाल है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है, तो खेल से इसका संबंध होता है अतिरिक्त शक्ति का। अगला सवाल है खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है?
तो किंडरगार्टन विधि कहा जाता है खेल पर आधारित विधि को। अगला सवाल है कि बालक दिवस को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल कूद का मैदान जो है बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। अगला सवाल है कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अधिवृक्क की ग्रंथि से मनुष्य की पाचन की क्रिया होती है। अगला सवाल है कि ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो पिनियल ग्रंथि के कारण जो है व्यक्ति में लैंगिक विकास का उचित रूप से नहीं हो पाता है। अगला सवाल है कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि का जनक जो है वो फोरबेल है। अगला सवाल है कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है। अगला सवाल है कि देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि पर यह आधारित है कि देखो, सुनो और बोलो। अगला सवाल है कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो निगम विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसका उदाहरण बताया जाता है। अगला सवाल है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है तथा बाद में नियम बताया जाता है। तो यह आगमन विधि में बताया जाता है। अगला सवाल है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि है और निगमन विधि है। अगला सवाल है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 होना चाहिए, मतलब एक शिक्षक पर 40 छात्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों 2009 में बना और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वो थार्नडाइक के द्वारा 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था पूरे भारत में। अगला सवाल है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु ने विज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अगला सवाल है कि नए रचनात्मक कार्यों के सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है दोस्तों नए कार्यों को सीखने पर बल देता है। अगला सवाल है कि स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला सवाल है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो था दोस्तों बुर्नर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर जो थे वो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगला सवाल है कि सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नाम के चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। अगला सवाल है कि खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भगाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है कि डमरू पर बंदर का नाच या नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह भी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि मदारी डमरू बजाता है और बंदर उसे नाचता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणनफल। अगला सवाल है कि जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है दोस्तों किशोरावस्था को माना जाता है। अगला सवाल है कि विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत किसने बताया है? तो वर्तुलाकार
सिद्धांत इसे बताया है। अगला सवाल है दोस्तों कि दिव्या स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है। तो दिव्या स्वप्न एवं भाषा का उपकरण की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होती है। अगला सवाल है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो स्वनिम को भाषा में भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई होती है। अगला सवाल है कि वह बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का रोने का कारण क्या है। तो सामाजिक कारण है। अगला सवाल है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो है दोस्तों वो बौद्धिक ही विकास का एक हिस्सा है। अगला सवाल है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के तहत यह बताया गया है। अगला सवाल है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे से व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है। तो इसे सामाजिक अधिगम अधिगम कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए किससे बेहतर मानते हैं। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही बेहतर माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव विकास किन किन दो योगदान का परिणाम है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का मानव विकास में 2 का योगदान ही है। अगला सवाल है कि कौशल को सिखाने में पहली अवस्था होती है तो अनुकरण की अवस्था होती है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है तो विचारों का आदान प्रदान करना इसका अर्थ होता है। अगला सवाल है कि परिवार एक साधन है तो अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक क्या है साधन है। अगला सवाल है कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रकर्म में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए तो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। अगला सवाल है शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो फोरबेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवंशिकता के मूल संवाहक जो है वो जीन को माने जाते हैं। अगला सवाल है किस छात्र का वैदिक विकास शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक कारक है। अगला सवाल है कि प्याजे के अनुसार किसी बालक के तार्किक का अभाव किस आयु तक होती है। तो 7 वर्षों तक होती है कि तर्क वो कर सकता है। अगला सवाल है किसी बालक में चेतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो क्रो के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि चेतन अनिवार्य रूप से क्या होता है। तो चेतन जो है अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। अगला सवाल है कि बस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं। तो उसे मूर्ति क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल जो है एक विशेष महत्व होता है। अगला सवाल है कि बुद्धि और सृजनात्मक में किस प्रकार का सह अबंधन पाया जाता है। तो धनात्मक पाया जाता है। अगला सवाल है कि केंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे में स्व केंद्रित अवस्था होती है। अगला सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था का समय कब से कब तक होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला सवाल है कि बालकों के सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो प्राकृतिक अवलोकन जो है बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकास करने के एक आधारभूत साधन है। अगला सवाल है कि समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो हर्लॉक के द्वारा कहा गया कि बालक और बालिकाओं में बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। अगला सवाल है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है।
अगला सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होती है। अगला सवाल है कि संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। अगला सवाल है कि क्षेत्र सिद्धांत किस विधान विधान ने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ट लविन ने दिया था। अगला सवाल है कि गेस्टल गेस्टलवादी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमार शामिल है। अगला सवाल है कि क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पहला कह सकते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और तीसरा बाल दिशा मनोविज्ञान। अगला सवाल है कि अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। अगला सवाल है कि अधिगम अंतरण कितने होते हैं? तो अधिगम अंतरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक अंतरण, दूसरा ऋणात्मक अंतरण और तीसरा शून्य अंतरण होता है। अगला सवाल है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी विकार को डिस्क्ले कुलिया कहते हैं। अगला सवाल है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 वर्ष के बाद होती है। अगला सवाल है कि कोलम शिल्प उपागम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप से कोलम शिल्प उपागम संबंधित है। अगला सवाल है भूख और प्यास क्या है? तो अर्जित प्रेरक है भूख और प्यास। अगला सवाल है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं। अगला सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुकर्मी अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पौलव ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है, माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। पावलो ने क्या? अगला सवाल है कि अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो परिपक्वता जो होता है अधिगम करता के हेतु के लिए एक अधिगम मुख्य आधार होता है। अगला सवाल है कि नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया? तो गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधिक विकास का एक हिस्सा है। अगला सवाल है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो शैशवावस्था से यह प्रारंभ होती है। अगला सवाल है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालक की श्रेणी मानने वाले बालक इस प्रकार है। पहला जो है प्रतिभाशाली बालक जो होता है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़े बालक, तीसरा गूंगा बहरा और अंधा, तीसरा चौथा सृजनशील बालक, पांचवा संज्ञात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। अगला सवाल है कि सृजनशीलता बालक उनका आईक्यू कितना होता है? तो सृजनशीलता बालक का आईक्यू जो है 120 से अधिक होता है। अगला सवाल है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें कार्तिक चिंतन निहित होता है, यह कथन किसका है? तो स्टेनले का यह कथन है। अगला सवाल है कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो परवश पूर्व अवस्था से जो है विकास शुरू होता है। अगला सवाल है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में जो दोस्तों घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति होती है। अगला सवाल है कि वंचित बालक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंचित बालक बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए लेकिन भी पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
अगला सवाल है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक यह होती है। अगला सवाल है कि बच्चों में अनैतिकता की स्थापना के लिए सर्वप्रथम मार्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का आदर्श रूप से व्यवहार करना। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया, तो 2009 ईस्वी में लागू किया। अगला सवाल है कि वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण के की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है, तो शिक्षण के विशेष विषय की समझ पर। अगला सवाल है दोस्तों कि यदि बुलाए जाने पर छात्र माता पिता अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि 1000 प्रश्नों के 10 एपिसोड में हम आप लोग के समक्ष प्रश्न लाने वाले दोस्तों, जो बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए